माननीय अध्यक्ष महोदय, हेडलाइन वो बननी चाहिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मानवता में कलंक है। और जब गांधी की हम बात करते हैं और दांडी मार्च में प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हुए साबरमती आश्रम से, अच्छा लगा हम लोगों को। एक नया मैसेज देंगे पूरे देश को। गांधी जी का क्या सोच थी, सत्य अहिंसा की बात वो करते थे, सामाजिक न्याय की बात वो करते थे, और उसी रूप में सब कुछ हो रहा है देश में और बदलाव हुए। मैंने भी कहा कि मौका अच्छा है प्रधानमंत्री के लिए कि मोहन भागवत जी से बात करके ऐसा माहौल बनाएं कि 6 साल में क्या वो भूल जाओ। अब जो अभी कैलाश मेघवाल ने मैंने सुना आज कहा, सद्भावना की बात नहीं हुई यहाँ पर। मैंने उस दिन कहा कि सद्भावना की नई शुरुआत करो देश के अंदर, प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, ऊंच नीच के भेद मिटाने की। और मैंने तो आपको मालूम है सरकार में शांति व अहिंसा का हमने विभाग बना दिया, प्रकोष्ठ बना दिया है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय आप चाहेंगे तो कभी हो सकता है कि हम लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे स्पीकर साहब भी है, वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने उठाया है अगर सदन में, तो कभी आप आदेश देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पर कभी एक दिन का पूरी चर्चा भी हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही लंबी चौड़ी आंकड़े से बात करी और पहले अभी भी कहा कि भाई हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, मैकेनिकल एक्सपर्ट नहीं, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं। ये तो आपने ठीक कहा। तो अपन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्या हम लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं? जो आपने करोड़ों अरबों रुपए की बातें कही हमारे सामने, कुछ काम तो हमें अकाउंटेंट पर, डायरेक्टर बजट पर, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर पर, सेक्रेटरी रेवेन्यू पर छोड़ना चाहिए। अगर हम इस रूप में बात करेंगे हाउस के अंदर, हाउस में बात करें, पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर आलोचना करना बनता है हर एक का, और हमें जवाब देना बनता है किस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं या क्यों बढ़ रहा है 3% ज़्यादा, क्यों FRBM एक्ट 2005 आपके वक्त बना था उसको संशोधित करने नौबत क्यों आ गई राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है, भारत सरकार खुद की स्थिति क्या है वहाँ पर। ये एक नीतिगत बात है कि किस प्रकार के पैरामीटर हमारे देश के अंदर केंद्र के हैं और राज्य के हैं। अगर हम PD अकाउंट की बात को लेके हम लोग पूरी स्पीच दे देंगे तो आप तो मंत्री रहे हैं, PD अकाउंट का अपना एक महत्व होता है, किस प्रकार एडजस्टमेंट करना पड़ता है गवर्नेंस करने के लिए। आपने देवस्थान की बात की, आपने कहा तो माता हरि को ऐसे ही भेज देते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे ही भेज देते हैं। और वसुंधरा जी ने आपको सोच समझ के वहाँ भेजा होगा, क्योंकि आप जिस समाज से आते हो तो है ही है, पर साथ में आप इन बातों का महत्व समझते हैं। तो ये आपके मुंह से सुन के मुझे थोड़ा अटपटा लगा। हर एक को ऐसे ही भेज देते, क्या आपको ऐसे ही भेज दिया वहाँ पर, ऐसे ही भेज दिया, गृह मंत्री बनाया, देवस्थान का विभाग भी आपको दिया होगा, सोच समझ के दिया। आपने कहा अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर आपके वक्त में क्या हुआ वो बताना चाहिए था आपको। ये सब जानते हैं कि भाई बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, वाराणसी में भी, इलाहाबाद में भी, हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी भरा पड़ा प्रॉपर्टियों से, और 50, 60, 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं। तो उसमें आपने क्या किया या क्या करना चाहिए, सदन को आप अवगत कराते, मुझे खुशी होती, ज्ञानवर्धन होता। इसमें ये किया जा सकता, मेरा अनुभव कहता, मैं मंत्री रहा हूँ, ये आपने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी आपको कुछ पैरामीटर बताऊँगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी कुछ बातें ऐसी कही थी और आप कहने में आपका जो तरीका है ऐसा लगता है कि वास्तव में सिर्फ आप सच बोलते हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हो, ऐसा लगता है।
वो होता नहीं, वो होता नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हेडलाइंस चुरा ली आपने अखबारों में। 2.5 साल में 1,80,000 युवाओं को नौकरी घोषणा की, मिली मात्र 13,000 हेडलाइंस अखबारों के अंदर। और ऐसे इस प्रकार बोले आप जैसे कि इससे कोई बात सच्ची तो हो ही नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपने भी कहा हमारे वक्त की नौकरियां आप लगा दी। आप जैसे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर आप ये कहें तो आपको सोचना चाहिए था, जब आप ही गवर्नमेंट आई थी 13-14 के अंदर, तो हमारी गवर्नमेंट नौकरी 2 लाख घोषणा की हुई थी हम लोगों ने, 70,000 लगा पाए हम लोग। तो 1,30,000 से अधिक नौकरी आपने लगाई, हमारी घोषणा की हुई थी। जब वो आप लगा सकते हैं तो क्या आपकी नौकरी घोषणा की हुई हम लोग रोक देते उसको? ये तो परंपरा पहले से चली आ रही होगी। जो नौकरी घोषणा होती है हाईकोर्ट रुक जाती है, और हमारे वक्त में तो हाईकोर्ट में रुकने का एक नया इतिहास बन गया। और आपकी सरकार बनी, आपने उसको काम को आगे बढ़ाया, नौकरी लगाई, तो हम आपके धन्यवाद करते हैं। लोग भला हो गया। इससे शिकायत की बात करी आपने कि हमारे वक्त की नौकरी लगी है 13,000। वो तथ्य ठीक नहीं है, असत्य है। मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से नौकरियां लगी है, आप देखिएगा, अभी तक हमने हमारे वक्त में 97,000 नौकरियां नियुक्ति दी जा चुकी राजस्थान के अंदर। लगभग 17,000 भर्तियों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं या परीक्षा आयोजित हो चुकी है और शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी। नंबर 3, लगभग 37,000 भर्तियों तो विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और जल्दी परीक्षा आयोजित करवाकर नियुक्ति दे दी जाएगी। लगभग 23,000 भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 साल, 2.25 साल के अरसे में कोविड भी आ गया था, हमारे द्वारा 1,70,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया का संपादन मात्र 2 साल में किया जा रहा है। और 13,000 नौकरियाँ सब सकते में आ गए। मैंने भी सोचा भाई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, पता नहीं सोच समझ के कह रहे होंगे। ये इस प्रकार से बात करना एक बात होती है। आपने कहते आयुर्वेद विभाग के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी तो देखा आपने उस वक्त में जब बोल रहे थे आप, मैं ध्यान रख रहा था, और बड़े आपने इस रूप में कहा 19-20 में सिर्फ 111 करोड़ रुपये वास्तविक रूप से खर्च हुए, जबकि मालूम आपको 222 करोड़ रुपये खर्च हुए। 922 करोड़ रुपये 922 करोड़ रुपये खर्च हुए। 922 करोड़ रुपये खर्च हुए। आप कह रहे हो 111 करोड़ और खर्च हुए 922 करोड़। बताइए, जाते हो मुझे समझ नहीं आता है। मेरे घर से नहीं निकाला, 111 की जगह पे 120 निकाल सकता था ना। तो मैं फिर कहाँ से घर से आऊँगा? मैं कौन से घर से लेके आया हूँ? मैं वहीं से लेके आया हूँ, जहाँ से आप लाया वहीं से मैं लाया हूँ। बस फर्क इतना कि हम सरकार में, आप सरकार में नहीं हैं, आंकड़े वहीं से आते हैं। पर सोचिएगा कब तक का आंकड़े लाया, कैसे लाया, कहाँ से 111 करोड़ रुपये? ये मानने वाली बात थी। और हमने अभी और बढ़ा करके बजट रिवाइज बजट में हमने 967 करोड़ रखे थे, उसके आगे बढ़े हम लोगों ने 19.46% 188 करोड़ बढ़ा करके 21-22 के बजट में हमने 1,154 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। कैसे कह सकते हैं कि आपने 111 करोड़ खर्च किए? और साथ में कोरोना की जंग का मुकाबला करने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान था। इसको जोड़ के नहीं जूझ कहते। 111 करोड़ खर्च हुए। आप ये बताना चाहते थे कि आप उपेक्षा कर रहे हो आयुर्वेद विभाग की,
आयुर्वेद विभाग इतना इम्पोर्टेंट है कोरोना काल के अंदर भी, और आप लापरवाही कर रहे हो। ये आपकी मंशा थी, इसलिए आपने ये फिगर दिए थे। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा पेपर लेके आते हो, बोलते हो, मेरा जवाब नहीं देते हो। अरे आप मेरे ऑफिस आइए, मेरे रेजिडेंस आइए, मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा, बैठ के बात करते हैं। जो भी आपकी शंकाएँ हैं अधिकारियों को लेके मैं आता हूँ, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर दूँगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर सदन को गुमराह मत करो। जिस रूप में आप बोलते हो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। झूठ भी सच की तरह बोलना आता है आपको, झूठ भी सच की तरह बोलना आता है उन्हें। कोई कमी भी नहीं, कोई कमी भी कहीं पर आने नहीं देते हो आप। बताइए, आप कमी नहीं आने देते हो आप। लगता है वास्तव में सच्ची बोल रहे होंगे आप लोग। और मैंने आपको कई बार समझाया, प्राइवेटली भी समझाया, गुस्सा मत किया करो आप। जैसे कल किया आपने गुस्सा, निकालो गुस्सा। अध्यक्ष महोदय, अच्छे बोलते बोलते रही बाइक वाले आते हैं, माइक वाले हमारे सामने पे, फिर तो उसके बाद में तू ता में आ जाते हैं। आपसे सिर्फ सीधा आप शिफ्ट करते हो तू ता पे। कितना बड़ा फर्क आप में आ जाता, बताइए। कौन सा आपके अंदर जो क्या कहते हैं, कौन सा भाव पैदा होता आप में। रिसर्च का विषय है। इतने अच्छे सब काम लेते लेते सीधा बातें हो, तू ता। कल पता नहीं क्या तू ता ताजवादी भैरू जी चढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान से तो 25 सांसद है। राजस्थान जनता ने छप्पर खोल करके 25 सांसद जिता के भेज दिए बीजेपी के। मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष से मैं अपील करूँगा कि पहले भी मैं बार बार कहा कि कोविड के बाद में स्थिति बहुत बदली है। देखिए, और आपको हम सबको आपने भी कहा, हम सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं इस बात को आपको धन्यवाद देता हूँ कि भावना आपकी अच्छी है कि सबको मिलके काम करना चाहिए। पैसा जो है पब्लिक से आता है, पब्लिक में जाता है। हम लोग तो कस्टोडियन हैं, हम लोग ट्रस्टी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी रूप में हर सरकार काम करने का प्रयास भी करती होगी, और फिजूलखर्ची करती है तो हम लोग आरोप लगाते हैं आपस के अंदर, ये फिजूलखर्ची हो रही है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिछली बार, क्योंकि हालात बड़े गंभीर हैं, कोविड के बाद में अर्थव्यवस्था बहुत डिस्टर्ब हुई है, दिल्ली के अंदर भी, राज्यों के अंदर भी। 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, वो काम का नहीं रहा। वो लोन बेस्ड था, राज्यों को इमदाद नहीं मिली और कुछ नहीं हुआ। आपके तो बार बार कि आप केंद्र सरकार पर आप उनको आरोप लगाते हो और यूसी नहीं बेचते हो। यूसी का क्या संबंध है आरोप लगाने, बता दीजिए अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष। यूसी तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की होगी, यहाँ मामला हजारों करोड़ का है। बताइए आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से। और अच्छा मुझे लग रहा था जब आप बोल रहे थे कि बजट इम्प्लीमेंट कैसे होगा, अच्छा लग रहा था। जो चिंता मुझे मेरे साथ होनी चाहिए थी, वो चिंता आप करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा विश्वास के साथ में, बजट पूरा करके दिखाएंगे। पिछली बार आपने क्या कहा कि अभी दिसंबर में 60% ही खर्च हुआ पैसा। चिंता कर रहे थे आप, 60 नहीं हुआ। मैं बताऊँ आपको, अध्यक्ष महोदय, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है आपका। जब आप सत्ता में रहे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है। पता नहीं आप अपने अनुभव जब लेते हो, सरकार में होते हो, कैबिनेट में बैठते हो, वो अनुभव काम लेते हो या बोलते वक्त में कैसे लेते हो मुझे पता नहीं।
क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट, हमारे पास आपने कहा 60% है, जबकि 62.15% खर्च हो चुके थे 31 दिसंबर तक, और हमें विश्वास है कि हम मार्च 31 तक जो है अधिकांश बजट को पूरा करेंगे। पर अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्या अधिकार है ये कहने का कि आप 60% खर्च किया आपने। आपके वक्त में तो बस 46.51% खर्च हुए एक साल। आपके वक्त में 14-15 में हुआ 46.51, 15-16 में हुआ 50.72, 16-17 में हुआ 63.45, 17-18 में हुआ 49.50, और क्योंकि चुनाव हुआ 18-19 का, तब आपने खर्च किया 60.14। हो सकता है वो 60 वो याद रह गया होगा, वही बात हो गई, ये 60 अभी कह दिया आपने। 60 आपका 18-19 का है, हमारा अभी 62-15 है, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये जो मैं अभी सुना है, सब हर चीज़ को सुना है। आप बता दीजिए मुझे किस प्रकार आपने ये बात कही कि क्या करोगे आप, कैसे पूरा करोगे। आप ऐसा इंप्रेशन दे लो पब्लिक को जैसा कि ये खाली बस लिपापोती हो रही है, घोषणाएं हो रही है, और आज आपने एक शब्द काम नहीं लिया, ताली बजाओ ताली बजाओ, क्योंकि उसका कोटा पिछली बार पूरा कर दिया था आपने बोल बोल करके, ताली बजाओ ताली बजाओ। कोटा इतना पूरा हो गया, इसलिए आज आपने मेहरबानी रखी, ताली नहीं बजवाई। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अध्यक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष कि आपने पिछली बार कहा सिर्फ 2 बार 10 साल में रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, घाटे में चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल में 12 साल में 2 बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ है, और तीनों बार आपके वक्त में नहीं हुआ, मेरे वक्त में हुआ है। आप क्या बताना चाहते थे मुझे पता नहीं। 10-11 में, 11-12 में, 12-13 में 3 बार रेवेन्यू सरप्लस आए राजस्थान के 12 साल के अंदर। आपके वक्त में माइनस में 3,215 करोड़ रुपये, 15-16 में 5,954 करोड़, 16-17 में 18,114 करोड़, 17-18 में 18,534 करोड़, 18-19 में 28,900 करोड़। अब आप बता दीजिए, अब जो है हमारे वक्त में भी हमें तकलीफ आ रही है, क्योंकि कोविड का हालात आप जानते हो क्या स्थिति बनी होगी, और ऊपर से केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं। मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है राज्यों के साथ में, राजस्थान के साथ में, उसके कारण हो रहा है। इसलिए अब हमें चिंता लग गई है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि अगर कटौती होती जाएगी केंद्र से तो कैसे काम चलेगा। आप देखिए अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपके कारण कि आपकी सरकार गई थी तो किसानों को कर्जे माफ़ करने की घोषणा कर दी 8,000 करोड़ की, और बांटे 2,000 करोड़ खाली, तो ये था ही नहीं। 6,000 करोड़ हमने बांटे आने के बाद में, 6,000 करोड़। आपने चुनाव के घोषणा होने के 2 दिन पहले 832 रुपये किसानों को दे दिया आपने सब्सिडी बिजली के नाम से। चुनाव जीतना था आपको, परंतु जीत नहीं पाए, और वो कोई प्रोविजन किया भी नहीं आपने। अब हमने क्या किया, आपकी बात को रखने के लिए कितना ध्यान रखते हम आपका बताइए। आपकी बात को रखने के लिए अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है, अब उसको विड्रॉ मत करो, अब उसको और बढ़ा करके ताकतवर बना करके 1,000 प्रति माह 12 महीने मिलेगा। आपने सड़कें आनंद फानंद में चुनाव जीतने के लिए बनाओ सड़क, वो तो आपकी सरकार की फितरत भी है कि आप जो है बिना टेंडर भी ठोक देते हो, करो देखी जाएगी, ठेकेदार होता रहे बाद में बढ़ेगी। वो द्रव्यवती नदी बेचारी रो रही है, अभी तक पानी साफ हो नहीं रहा है, वो ठेकेदार रो रहा है बेचारा, पेमेंट हो नहीं रहा, क्यों खड़े खड़ी ठोक दिया, ठोको
100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ पर ही मत करो, बस आप ठोक दो काम को। अरे भाई कानून बनाया हमने असेंबली के अंदर पारदर्शिता का, कोई ध्यान नहीं आपका। क्या ठाटा है आपके ऊपर, काम करने का तरीका तो कोई है, बोर्ड ने तो आपसे सीखे थे और आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री सीखे, बोर्ड ने इसके कोई जवाब नहीं बस। अब आप बताइए कि अध्यक्ष महोदय, किसानों की कृषि का बीमा 1500 करोड़ रुपये आपने नहीं दिए। कोई बात नहीं, आपकी स्थिति नहीं है, भूल गए होंगे, भूल भी जाते हैं आप तो। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, आपको मालूम था कि आपने पैसा नहीं दिया है कृषि बीमा के इंश्योरेंस कंपनी को और 2 साल का बकाया चढ़ गया है, हमारी गवर्नमेंट बनी है, हम पहले का बाद में चुका के फिर वो किसान को मिलेगा। आप यहाँ किसान की पैरवी कर रहे थे कि पैसा नहीं चुकाया जा रहा है, गलती आपकी। और मैसेज पब्लिक को क्या है कि देखिए नई सरकार आई है, चुका नहीं पा रही है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा महिलाओं को आपने नहीं बख्शा, पिछली बार कहा था कि आपने 2% उनका भी समाप्त कर दिया, 10% DST कम करने के साथ में, हमने खत्म नहीं किया। DST अलग है, स्टैम्प ड्यूटी अलग होती है। महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी 2% छूट थी, अभी मिलेगी, मैं कहना चाहता हूँ आपको, चिंता नहीं करना। हाँ, हमारे कुछ प्रोग्राम आपने बंद कर दिए थे, 2 रुपये जो पशुपालकों को मिलते थे प्रति लीटर दूध के, वो आपने बंद कर दी। पहले आपने इंटरेस्ट फ्री लोन बंद किए थे किसानों का, फिर जब दबाव आया तो वापस आपने शुरू किया। आपकी सरकार की नीति वही है कि पहले ही सरकार का फैसला बदले कैसे। सरकार बनते आप ढूंढते हो कि किस किस फैसले को बदल सकते हो। हम गेहूं के लिए दे रहे थे 150 रुपये बोनस, वो आपने बंद कर दिया, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को हमने दे दिया पे स्केल, दे दी नहीं, कैसे दे दी पिछली गवर्नमेंट ने, उसको बंद। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट शानदार बना देश के लिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा, ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखे गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की सोच थी वो, उसमें भी आपने आते ही नाम कटाना शुरू कर दिए, वापस नाम के जोड़ दिए, अक्षर नाम के जोड़ दिए। अरे भाई क्यों मिलेगा, कई लोग नहीं लेंगे तो काम आ जाए गरीब आदमी पर, क्यों काम आ जाए, थोक दिए, नाम कम कर दिए। हमने 2 रुपये किलो से 1 रुपये किलो किया, आपने वापस 2 रुपये किलो कर दिए। आप भी वास्तव में मान गया, आपको शासन करना कि आपका अलग तरीका है, और अलग तरीके होते भी हैं आपके। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में कुछ तकलीफें हैं, जिसमें हम पक्ष विपक्ष क्यों नहीं मिलें, और क्यों नहीं हम लोग मिलकर के 25 सांसदों को भी कहें, आप भी कहें, आप भी कह सकते हो, आप तो आपके पुणे साहब बैठे हैं, ये तो हाईकमांड है सब MPs की। नमस्कार चिरंजीवी जी, नमस्कार। क्यों नहीं हम जो है राजस्थान के हितों की बात करें, कॉमन जा कर के। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपने बनाई योजना पूरी राजस्थान के लिए, ARPC, पैरवी हम कॉमन क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो राष्ट्रीय परियोजना लागू हो, घोषित हो। 16 परियोजना चल रही है, नेता हमारे नए बने हैं, वो क्या चीफ विप साहब, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं हमारी। आपने नेता हमारे उपनेता का काम को हल्का कर दिया। अब आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा बोलने का टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसी योजना है, ऐसी योजना 13 जिले के काम आएंगे। वसुंधरा जी ने और सब ने मिलकर बनाई, देखो आपके खाते में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो मैं जैसा आपको मैं तैयार हूँ फ्रेम करने के लिए कि किस प्रकार से आपने सोचा होगा, बने
पर मेरे दिल में जैसे मैंने रिफाइनरी के लिए संघर्ष किया था, उसी ढंग से संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूँ ARCP के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्लीज़ 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 नेता प्रतिपक्ष महोदय, कृपा करके आप इस पर तो विचार करें, क्योंकि आपका बड़ा दिल है, आप पुराने हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इसको तो हमें करवाना ही चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि करवा के रहेंगे। ये भावना हम सब में होनी चाहिए, पूरे हाउस के मेंबरों के अंदर, और वो भी प्रधानमंत्री के श्रीमुख से निकला हुआ हो, तो क्या कारण नहीं हो सकता है। खाली याद दिलाने की बात है उनको, तो हम याद दिलाएंगे, हम भी याद दिलाएंगे, आप भी याद दिलाएं। मैं समझता हूँ मिलके भी कर सकते हैं, और अगर पॉलिटिक्स कहती है मिलके नहीं करना है, मैसेज गलत जाएगा दिल्ली के हाईकमांड में आपके लिए, विशेष रूप से आपके लिए दो मूर्तियाँ, एक दिल्ली में बैठी हुई है केंद्रीय मंत्री, 3 के लिए मैसेज गलत नहीं जाए तो फिर हम अलग अलग कर लेंगे बात, हम जाके कर लेंगे और जाके अलग बात कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, एक तो ARCP, एक जल जीवन मिशन, इसमें जो पहले योजना थी ड्रिंकिंग वाटर की NRDWP, उसमें 90-10 का रेशियो था। अब आप मुझे सहमत हो मेरे माननीय सदस्य पूरे हाउस के प्रतिपक्ष के, कि राजस्थान जैसे डेजर्ट के एरिया के अंदर और सदियों से हम लोग भुगतते हैं पानी को लेके, क्या खारा पानी और कैसा पानी, सब गाँव के बैकग्राउंड के लोग अधिकांश बैठे हुए हैं, क्या बीती हमारे बाप दादाओं पे हम सोच सकते हैं कि सब तरह का पानी पीना पड़ा, कुबड़े हो जाते थे, नागौर की कुबड़ा पट्टी कहलाती है। तो आप बताइए कि, और आज भी जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया राजस्थान, देश के अंदर भूभाग तो हो गया 10%, पानी है 1%। क्या ऐसे राज्य के अंदर ARCP हो, और चाहे योजना आपकी जल जीवन मिशन हो, अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 तक अध्यक्ष महोदय इसको पूरा करना है, टाइम बाउंड किया है, 50% का इसका हिस्सा रख दिया। बताइए क्या कोई राज्य, राजस्थान जैसा राज्य एफोर्ड कर सकता है? हमारे यहाँ पानी पहुँचाना एक गांव से दूसरे गांव में, यूपी में पहुँचाना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक गांव चालू हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया। हमारे एक गांव से दूसरे गांव रह गए, नाव के नाम के रह गए, लोग बैठ गए ढाणियों में बस गए। ठीक कह रहा हूँ, चमू का आना मेरे महोदय, ढाणी में रह गए लोग, बच गए। ढाणी तक पानी पहुंचाना है, घर तक पानी पहुंचाना है, इतनी शानदार योजना है। तो क्या ये योजना 90-10 पे हम लोग मांग नहीं कर सकते केंद्र सरकार से? कैसे पूरी होगी? नहीं तो चमू नहीं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ये तो क्यों, इनके वरिष्ठ वो प्रवक्ता भी है, इसलिए मैंने कह दिया कि आपको मैं कम से कम इनका भी मैं व्यू ले लूँ। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ कि किस रूप में इस योजना को अगर करना है तो हमें इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा, और इसमें हम सब मिलकर भी बात कर सकते हैं, या हम सब अपनी भावना पहुँचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की बात 25 सांसद किसे कहते हैं? हमारे वक्त में ब्रॉडगेज आई या राजस्थान के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर तक ब्रॉडगेज पहुँच गई, राजस्थान जुड़ गया पूरे देश के तमाम नॉर्थ ईस्ट एरिया से भी, साउथ से भी, ईस्ट से भी। अब बताइए, ये हमारे वक्त घोषणा की हुई थी, सरमथुरा गंगापुर वाया करौली, चौथ का बरवाड़ा अजमेर वाया टोंक, रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा। और अध्यक्ष महोदय, आप तो रेल मंत्री रहे थे उस वक्त में, आपने जिस रूप में मेमो कोच फैक्ट्री दी राजस्थान को बीटवाड़ा के अंदर, उसका शिलान्यास हो गया। मुझे अफसोस होता है कि शिलान्यास हो गया प्रोजेक्ट का, उसके बाद में कोई योजना बंद कर सकते कोई हम लोग? सर मथुरा मैं खुद गया वहाँ पर, रेल मंत्री आए आपके उस वक्त में, वो काम पता नहीं क्या हो गया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गंभीर बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि अब GST है, इसकी अवधि जो है, हमने मांग की प्रधानमंत्री से भी कि आप 22 की जगह 27 करो, 2027 करो, जो कमिटमेंट राज्यों के साथ में है। अब जो स्थिति बन गई राज्यों की, आप पैसा दे नहीं पा रहे हो अभी भी,
स्थिति ऐसी नाजुक बन गई है, केंद्र सरकार जीएसटी की पैसा नहीं दे पा रही है, तो इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 5 साल इसको बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 14 फाइनेंस कमीशन ने, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, नेता प्रतिपक्ष महोदय आपको मैं विशेष कहना चाहूँगा कि 32% से 42% कर दिया था जो हिस्सा मिलता राज्यों को। बड़ा फैसला किया था। केंद्र सरकार ने क्या किया, उसको मैंने पिछली बार बताया था आपको, सारी CSS की स्कीम को जो है, CSS स्कीम जो है केंद्र की, उन तमाम वो 100% थी या 90-10 थी, 80-20 थी, 60-40 थी, सबको 50 पे लिया है। इस प्रकार से राज्यों की फाइनेंशियल स्थिति टाइट कर दी है कि रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें या फिजिकल डेफिसिट की बात करें, ये तमाम प्रॉब्लम इस रूप में पैदा हो रही है धीरे धीरे कि कोई सोच नहीं सकता। इसमें आप बताइए कि ये कर दिया CSS के माध्यम से, और जो इंश्योरेंस स्कीम्स है हेल्थ की, वो तो मैंने बता दिया आपको। अब तो हमने एक प्रकार से आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसको तो पूरे प्रदेश भर में लागू कर दी है, और 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करना। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ यहाँ उसके अंदर, और 1 मई मजदूर दिवस से इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। अब तो करीब 90-10 हो गया मामला, 90% हम देंगे और 8-10% मुश्किल से देगी भारत सरकार। पर हमने तय कर लिया है, रात में कोई भी वर्ग हो, सबको पूरी तरह बीमा 5 लाख का मिलना चाहिए, ये हमने तय कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूप में कृषि बीमा है, उस पर भी रबी, खरीफ और सिंचाई अलग अलग प्रीमियम तय कर दिए भारत सरकार ने, कैप लगा देती भारत सरकार। इससे ज़्यादा प्रीमियम तो आप दो, ये कहाँ का सिस्टम है, कर दिया उन्होंने। हेल्थ में भी ऐसा ही है, आयुष्मान भारत में वैसे ही है, कैप लग गई, वहाँ पे कैप लग गई। पेट्रोल डीजल मैंने बता दिया लास्ट टाइम आपको कि पेट्रोल डीजल के अंदर जो रेवेन्यू है, कल्पना के बाहर की बात है कि अगर आपने 32 से 42 कर दिया फाइनेंस कमीशन ने, तो वापस सरकारों के ऐसी बना दी राज्यों के अंदर कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। और जो मैंने कहा आपको पिछली बार कि पेट्रोल डीजल के अंदर भी जो एक्साइज मिलती है, जिसका डिवीजन होता है पूरे राज्यों में, वो तो कर दिया 5-10%, और जिसमें पूरा डिवीजन नहीं मिलता राज्यों को, वो हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं एडिशनल और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के माध्यम। मेरे पास चार्ट टाइम वेस्ट हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बता चुका हूँ साहब। और तो और GST जो हमारा हक है, लिखित में समझौता है, उसमें आपको सदन को जानकर दुख भी होगा कि 5,000 करोड़ तो कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। कोविड, कोरोना किसी के हाथ में था नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब वो पता नहीं एक्ट ऑफ गॉड कहे उसको या प्राकृतिक प्रकोप कहे, अलग बात है, पर उन्होंने कहा एक्ट ऑफ गॉड है, फाइनेंस मिनिस्टर ने केंद्र में। तो 5,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, और बाकी 5,000 और है, वो आप लोन लो, आपको हम छूट देंगे। क्योंकि आपको मालूम है, सब हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, कि लोन लेने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए वो हमें दी परमिशन कि आप 4,500-5,000 रुपये लोन ले सकते हो। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय कि एक बात अच्छी लगी मुझे कि रेवेन्यू जो आ रही है, ये हमारे देश के, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो या व्यापारी हो या आम लोग जो भी है टैक्स पेयर, ये कहना पड़ेगा कि रेवेन्यू जो आ रही है वो लगभग जो 2019-20 में थी, वही रेवेन्यू भारत सरकार को मिली है इस बार। तो ये समझ के परे हैं 12,43,000 करोड़ रुपए। तो ये समझ के परे हैं कि जब रेवेन्यू आ रही है तो फिर आप हिस्सा क्यों कम कर रहे हो राज्यों में। 70% राजस्थान को हिस्सा कम कर रहे हैं वो लोग, ये स्थिति कर दी। और तो और ये लगातार कर रहे, 19-20 में 10,000 करोड़ कम दिया हमें। पता नहीं नेता प्रतिपक्ष महोदय आप कैसे बोलते रहते हो
कि पिछली बार आपने एक बार कह दिया, वो मैं भी हूँ उस पानी पाऊँगा बाद में, कि पिछली बार 10,000 करोड़ कम किए 19-20 में, 20-21 में 14,000 करोड़ कम किए, और अभी 21-22 के अंदर बी के अंदर पहले ही कह दिया गया है कि आपको 12,000 करोड़ कम मिलेंगे जो बजट पेश हुआ केंद्र में। बताइए आप, चारों ओर से CSS फॉर्मूला बदल दिया, इंश्योरेंस में कैप लगा दी, डिविजन फूड पूल जो है पेट्रोल डीजल का उसमें पैसा मिलता नहीं है, GST बंद कर दी, पता नहीं, और रेवेन्यू भी पूरी आ रही है, तब भी पता नहीं क्यों ये इस तर्क से परे है कि 10,000, 14,000, 12,000 किसे कहते हैं। 36,000 करोड़ ही हो गए, 36,000 करोड़ हो गया। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो हालात बने हैं, मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि डिवोल्यूशन अगर इस प्रकार से कम होगा राज्यों को, तो आप बताइए कि फिर कैसे हम लोग सोचना कि किस प्रकार से सब मिलकर के केंद्र राज्य कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते, प्रधानमंत्री की तकिया कलाम उनका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छी बात है, होना चाहिए, खाली वो बोलते हैं पर व्यवहार में नहीं आ रहा है। जो हालात हो रहे देश के अंदर, बहुत चिंता वाली बात है। बार बार मैं कहता हूँ टेलीफोन पे बात करते लोग चमकते हैं, व्हाट्सएप पे बात करो भाई, फेस टाइम बात करो, कहीं टेलीफोन टैप नहीं हो जाए। टैप तो हो ही गया कल आप सबके फ़ोन टैप हो चुके थे। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय को मैं कहना चाहूँगा, आज भी आपने क्या उदाहरण दिए थे, पता नहीं आप भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी करते हो, कैसे करते हैं। आपने कहा 50,000 करोड़ राजस्व घाटा की पहुँचने की भविष्यवाणी आपने कर दी पिछली बार 20-21 के बजट के अंदर। लेकिन आपने कहा जब हम RI में जाएंगे, जैसे आज आपने कहा था RE में जाएंगे, रिवाइज बजट में जाएंगे, तो हमें केंद्रीय करों की हिस्सा राशि के रूप में 51,131 करोड़ प्राप्त होंगे। ये आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था, जब आप रिवाइज बजट में जाएंगे तो आपको 51,131 करोड़ प्राप्त होंगे, आपने कहा 20-21 के बजट के अंदर। मालूम आपको क्या हुआ, हमें मिले सिर्फ 32,000 करोड़ मिले। वो पता नहीं आपका सपना था, अच्छी भावना थी, अब भविष्यवाणी थी, आप कोई ब्रीफ लिया होगा आपने केंद्र से, पता नहीं किस रूप में आप बोल गया, उसके अंदर 51,131 करोड़ मिलेंगे आपको RE के अंदर, पता नहीं क्या हुआ। और अब आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट 50,000 करोड़ तक पहुँच जाएगी, तो आप क्यों पहले घोषणा करते हो। आने दो टाइम, हमने इतनी घोषणा ही करी है, जवाब हमें देना पब्लिक को कि आपने पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कॉलेज वॉलेज, PSC, CSC, ट्रॉमा सेंटर सब कुछ कर दिया, और क्यों नहीं खुल रहा है। ये तो हमें जवाब देना है, आपको जवाब देना है क्या। आप क्यों चिंता कर रहे हो, बताओ आप चिंता क्यों कर रहे हो। आप चिंता कर रहे हो, आप इधर रह रहो, हम आपका स्वागत करेंगे। चिंता करने वालों को इधर रह रहो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बोलते रहते हैं, वो बाद में क्लियर कर दूँ आपको कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास रहता है। जब आप सरकार में होते हो, बात बड़ी बड़ी करते हो, बड़ा शानदार विजन हम लोगों का है, विजन तो आपका हो सकता है, परंतु वित्तीय प्रबंधन नहीं है। मैं कह सकता हूँ, जो मैं बताऊँगा अभी आपको, कि वित्तीय प्रबंधन आपका नहीं है। वो क्यों नहीं है, दो बातें। फिस्कल डेफिसिट भी आपके वक्त में हमेशा 3% के ऊपर गया है।
आप बताइए, हमने हमेशा ध्यान रखा किस प्रकार से ऋण सीमा में रहे। हमारे वक्त में आप देखिए अध्यक्ष महोदय, जब सरकार हमने संभाली 8-9 में, तो 36.38 हमें विरासत में मिला जीडीपी का डेट, कर्जा, ऋण। और सरकार ने छोड़ी तो उसको कम करके हमने 23 हमने आपको सौंपी। आपने वापस जो है अपने कुप्रबंधन का इतिहास बनाया, वापस 23.58 को ले गए, 33.78 ले गए, बढ़ा दिया 10% वापस बढ़ा दिया आपके वक्त में। अब हम आए सरकार में आए हैं तो 23.58 जो हमने दिया आपको, आपने 33.78% बढ़ा के दिया है। ये स्थिति बन गई है, अब बढ़ता जा रहा है हमारे वक्त में भी। दिक्कत दुखे आते हैं, पर विधायकगण हमारे आते हैं, मैं सबका वेलकम करता हूं और कोशिश करता हूं एडजस्ट करने की सबको ही, क्योंकि राजस्थान हम सबका है। आपने जैसे फरमाया पहले जनता का है, हम तो कस्टोडियन समझ लो, ट्रस्टी समझ लो, हम सब मिलके कैसे उस पर काम करें, ये हमारी ड्यूटी है। उस रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से लाना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर इस पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में राजस्थान में हम कोई विकास तेज गति से कर सकें और सामाजिक समस्या भी हमारे सामने नहीं आए। एक तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो एक कानून पास किया है EWS का केंद्र ने, उसको लेके जो है ऐसी स्थिति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि राज्यों की मंशा क्या है। 50% का जो लगा हुआ है राइडर आरक्षण को लेके, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि स्थिति स्पष्ट हो, राज्यों की स्थिति क्या है, केंद्र की स्थिति क्या है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ जो है वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 102वें संविधान संशोधन की धारा 342A को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में OBC जातियों के चिन्हीकरण एवं नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार था। लेकिन 102वें संविधान संशोधन के तहत जो धारा 342A जोड़ी गई है, जिसके तहत राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यपाल की अभिशंसा पर OBC जातियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई देती है कि पता नहीं वो चाहते क्या है, क्योंकि राज्यों की शक्तियाँ हैं उसमें कम होगी और राज्यों में कई जातियाँ जुड़ती रहती है, उनको ऐतराज होगा। कल भी मैं बार विष्णु समाज के जो मेंबर हमारे सदस्य हैं सब मिल के आए थे, पक्ष विपक्ष के, सब चाहते थे कि हमें केंद्र का भी आरक्षण मिले। तो राज्यों में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या तो रिकमेंडेशन करेगा, क्या OBC कमीशन काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई है। अभी हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारे कैबिनेट के साथियों ने, मंत्रिपरिषद के साथियों ने बैठक तय किया है, हम यही मांग करेंगे कि 50% हमें क्रॉस करने की इजाज़त दी जाए और हमें पूरा हमारा खुद का अधिकार जो सुरक्षित रखा जाए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ एक तो आपको। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो काफ़ी लंबे अरसे से मीणा और मीणा ये इश्यू भी बार बार आता है। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें कहा गया कि मीणा और मीणा एक ही है, केवल स्पेलिंग का अंतर है। लेकिन समय समय पर अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति बनती है। मैं माननीय सदन के अंदर स्पष्ट करना चाहूँगा
कि मीणा और मीणा एक ही है, कोई इनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और ये इश्यू हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। सदन तो सर्वोपरि है। सदन में मैं जब अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पक्ष विपक्ष सब मिल करके इसके ऊपर बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और इश्यू जो है निजी स्कूलों का जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है फीस की बाबत, इस पर मैं अभी तो इतना कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग है केस कि जो अभिभावक हैं उनके संग बने हुए हैं और स्कूलों के मैनेजमेंट हैं, चाहिए समय रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को सामने रख करके कोई फैसला करें जिससे कि अभिभावकों को भी तकलीफ नहीं हो और स्कूलें चल सके सुचारू रूप से। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत बर्निंग इशू है। इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी मांगे रखी मेरे सामने और अभी हमारे चीफ व्हिप साहब भी याद दिला रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ मांगे रख दिए अलग से ही। तो विधानसभा की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिप्लाई दे रहे हैं अनुदान मांगों पर। यह जवाब है मुख्यमंत्री का। सीधी तस्वीरें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कुछ घोषणा की थी और मैंने जैसा भी आपके सामने निवेदन किया, लगातार कुछ मांगे आती जा रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यों के भावनाओं को देखते हुए कुछ आपके आगे से मैं सदन में कुछ घोषणाएं जो कर सकता हूं मैं करने का प्रयास किया, मैं बताना चाहूँगा। चिकित्सा स्वास्थ्य में मेरे द्वारा 24 फरवरी को आगामी बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, जिसका प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। इसका नामांकन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना करते हुए मजदूर दिवस 1 मई 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान में पात्र NFSA SECC लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लोकल इंटरप्रेन्योर्स को जोड़ते हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन OPD सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारा, भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खंडों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि एका, छांकड़ा, जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। पावटा, आहोर, जालोर, समरा, हमीरपुरा, थानागाजी, अलवर, गोड़गा तल्ला, बाछड़ा, चौहटन, बाड़मेर, गढ़मोरा, नादोती, निशोरा, टोडा भीम, करौली, वाना, भिंडर, उदयपुर, खेरली, जालाखेड़ा, धौलपुर, कितासर, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, पाटन, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जाटोली, रतवान, सेवर, भरतपुर, आसलपुर एवं बिलोची, जयपुर के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। बलोई, जाटी, कल्याणपुर, खोखसर, बोड़वा, गिड़ा, बाड़मेर, मीना, चिमला, चिकराय, दौसा, गुमन, सरकला, पिलानी, गोठड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, पड़ासला, भापिनी, जोधपुर, ललितपुरा, रघुनाथगढ़, पिपरली, सेमलपुर, चित्तौड़गढ़, बूडी, बावल, किशनबाज, अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इशरोदा, तिजोरा,
अलवर, भगवानपुरा, मांडल, बिरोड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, अवार, कुमेर, भरतपुर, इस्लामपुर, झुन्नू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। शालाबाद, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, मकराना, परबतसर, नागौर, बाली, पाली, भिवाड़ी, बेरोल, अलवर व मांगरोल, 12 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़, झुन्नू को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर को सैटेलाइट अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल चाकसू, जयपुर को उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय किशनगढ़, अजमेर को जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौटन, बाड़मेर व अंता 12 में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडार, सवाईमाधोपुर में बेड क्षमता 50 से 75, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, आठपुर, डूंगरपुर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धोरीबन्ना, बाड़मेर, नावा, नागौर व तारानगर, चूरू में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा महुआ, दौसा में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सालय नोखा, बीकानेर को ए श्रेणी चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी घोषणा है, आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उच्च विद्यालय को कन्वर्ट करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हंदा, कोलायत, बीकानेर, खमनोर, नाथद्वारा, राजसमंद, रैणी, अलवर, बसरा, बांदीकुई, दौसा, नोखड़ा, गुड़ामालानी, बाड़मेर व ऋषभदेव, खेरवाड़ा, उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा नोखा, बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही राजकीय महिला महाविद्यालय मगरा, पूर्णा, जोधपुर में भवन निर्माण किया जाएगा। जोधपुर, कोलायत, बीकानेर, बिलाड़ा, जोधपुर, सपोटा, करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से पीजी में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय नए विषय प्रारंभ किए जाएंगे, जिस प्रकार राजकीय महिला महाविद्यालय पोखरण, जैसलमेर में विज्ञान संकाय, राजकीय महाविद्यालय सपोटा, करौली में विज्ञान और कृषि संकाय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा, बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र विषय पर व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल व इतिहास विषय। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय, नाथद्वारा पीजी कॉलेज में भूगोल विषय व महिला कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य विषय, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर में विज्ञान विषय, राजकीय महाविद्यालय बौली, बामनवाड़ा, सवाईमाधोपुर व दूदू, जयपुर वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय बस्ती, जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान व संस्कृत विषय, राजकीय कन्या महाविद्यालय सादुलपुर, श्री गंगानगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान, इतिहास व पंजाबी विषय, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य व्यावसायिक प्रशासन विषय व महिला महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय खोले जाएंगे। राजकीय बालिका विद्यालय धोद, सीकर में छात्रावास बनाया जाएगा। वल्लभनगर, उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में प्रवृत्त करते हुए छात्रावास बनाया जाएगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा। भूसावल, भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर, बानसूर, अलवर तथा गंगरार, बेगू, चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोले जाएंगे। प्रदेश में 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालय में कन्वर्ट किया जाना प्रस्तावित है। जिस प्रकार है विजयनगर, मसूदा, अजमेर, कंगाल, खाता, उमरेन, अलवर, बोपावास, केसरोली, रामगढ़, बिकाहेड़ी, खेड़ा, मंगल सिंह, लक्ष्मणगढ़, किशोरी, थानागढ़ी, राबड़ियों की ढाणी, किशनगढ़बास, फलायत, अंता 12, रामनगर 12, डेहरा, डी, कुमेर, भरतपुर, चिकसाना, सेवर भरतपुर, टोडा, ढेकला, जांगा बस्ती, लालसोट दौसा, बांगावास, नांगल राजावतान, धोर बसेड़ी, धौलपुर, बरेठा, कल्ला, राजाखेड़ा, बड़ी राना, नौहर,
बिरानी भादरा, त्रिलोकीनाथपुरा चाक्षु, आंतेला विराटनगर, खिजरोली गोविंदगढ़, श्रीरामपुरा जोटवाड़ा, अमरसागर जैसलमेर, मांडोली नगर जसवंतपुरा जालोर, परसामपुरा झुंझुनू, जूनी मंडी कन्हैया कॉलोनी गुरा का तालाब जोधपुर, पीए भक्तावरपुरा परमेश्वर नागौर, बोजा ठाकुर का बाड़िया भीम राजसमंद, रामपुरा खंडेला सीकर, सावलपुरा अलोदा सीकर, रूपनगर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, डाणी देहरा बामनवास, यज्ञ के बालाजी आवासन मंडल टोंक, बातड़िया मीणों की झोपड़िया उनियारा टोंक, पुराना खेड़ा मालपुरा। प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है तथा छात्र छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर शिक्षा निर्देशालय के अंतर्गत उर्दू का अलग से शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर 20 छात्र छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे वहाँ प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापक का पद सृजन किया जाएगा। छठी से उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षा की पूर्ववर्त व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों की सृजित पदों 444 पदों को बढ़ाकर 1000 किया जाना प्रस्तावित है। कृषि उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तो 1 लाख टन DAP के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। किसानों को मंडी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित कृषक उपहार योजना को संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत मंडी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50,000 रुपये, खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में 1 लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। रूपनगढ़ अजमेर में नवीन कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। पीतमपुरी, नीमका थाना सीकर व जिलाई निवाई टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। पांडवा, फागवाड़ा, डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सालय सिंसनी डीग, भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर ITI परिसरों में निर्मित कौशल विकास केंद्र के भवनों में नए वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ करते हुए ITI इकाइयों के रूप में विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कंप्यूटराइजेशन, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। युवा रोजगार श्रम यंग इंटर्न योजना में चयन के साथ साथ कतिपय राजकीय पदों पर कैंपर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। इसी के साथ विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों के लाभ राज्य को मिल सके। राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकंपात्मक डीलरशिप प्रदान किए जाने की शर्तें यथा पुत्र, पुत्री व पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयुष्मा 45 से बढ़ाकर 55 करना इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जाएगा। वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स एवं कामकाजी महिलाएं शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती है। आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15,000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश की NCC कैडेट वसुंधरा चौहान द्वारा पेश की गई बहादुरी की मिसाल के चलते उन्हें पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के युवाओं को NCC की ओर प्रेरित करने के लिए NCC ट्रेनिंग सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष NCC के 2 शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लिए 100 एथलीटों का कैंप लगाकर उसमें से 20 का चयन किया जाएगा। इस चयनित 20 एथलीटों को 3 वर्ष तक CSR के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क ट्रेनिंग कोचिंग दिए जाने के साथ साथ अन्य खर्चे वहन किए जाएंगे। स्पोर्ट्स व अन्य चयनित क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से चैलेंज इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इन इवेंट्स में चयनित स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल्स व एंजल फंड द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर दिया जाएगा।
केकड़ी अजमेर में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बिछीवाड़ा डूंगरपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। कानौड़ वल्लभनगर उदयपुर भीम राजसमंद में ITI, मंडोर जोधपुर में महिला ITI खोले जाएंगे। सहकारिता पैक्स लैम्प्स के कार्यों को सुगम और पारदर्शी बनाने के हेतु चरणबद्ध रूप से इनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। शहरी निर्माण विभाग प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर और डामरीकरण के कार्य करवाए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। किरणगंज से मांगरोल वाया रामगढ़ 12 सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य। अंता से सिसवाली 12 सड़क का चौड़ीकरण का कार्य। टोडी लोहरान से वाया थानागारी किशोरी अलवर तक सड़क का निर्माण। चिड़ावा रावता सुल्ताना जुन्नू की सड़क का डामरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य। टोका से भीम वाया बागोर बेमाली ज्ञानगढ़ मांडल भीलवाड़ा सड़क का नवीनीकरण और चौड़ीकरण। केकड़ी शहर अजमेर में देवली नशीराबाद रोड SH26 पर बाईपास का निर्माण। दलामरिया से गोदाबाद पाली में सड़क का डामरीकरण। सवाईमाधोपुर में शहर चौराहे से रामद्वारा तक बाईपास का निर्माण। NH21 बालाहेड़ी पुलिस चौकी से NH921 वाया हुडला बलीन रशीदपुर राजगढ़ रोड महुआ दौसा के चौड़ीकरण का कार्य। छानी मगरी सागवाड़ा से ओबरी रोड तक 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण। दोजा से डोलवर आसपुर व डोलवर से कहारी आसपुर सड़क का नवीनीकरण व चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण। चित्री गरियाता चिकली सागवाड़ा तक सड़क का नवीनीकरण। चिंगानिया से पनोरिया चौटन बाड़मेर 20 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण। पुष्कर से गोविंदगढ़ अजमेर वह ग्राम नांद स्टेट हाईवे की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण। खोदरीबा से टोड़ा जयसिंहपुरा आसन रेडियो अप टू गुड़ा कटला सड़क थानागाजी का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण। खंडला सीकर में फतेहपुर भूमिया से गुरारा तक सड़क निर्माण। दुलेपुरा से कंचनपुरा वाया जाट बाबा सड़क का निर्माण। शुरू में मोहब्बत नगर से नून मंडिया हालीवाड़ा से सिलदर सड़क व कैलाश नगर शिरोई से जालोर सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य। करौली में मांडई मोड़ से शिलपुरा व शिलपुरा से वाया पालनपुर तक सड़क का निर्माण। बूटानी नागौर को जोड़ने वाली सड़क। बाड़मेर से गुड़ा मालनी वाया गरल मालपुरा राणासर खुद सड़क का डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नारहेड़ा कोतपुरी जयपुर में 140 करोड़ की लागत से बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। भोपालगढ़ के मुख्य सड़क मार्ग कलवारसों की ढाणी फाटा से व रजलानी हिरादे से हेतु हाईवे खेड़ापा NH से 65 तक 45 किलोमीटर तक के मार्ग को राजमार्ग घोषित किया जाएगा। राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय सड़क व आधारभूत संरचना निधि CRIF के अंतर्गत राज्य मार्गों व मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण एवं उच्च स्तरीय पुल ROB निर्माण हेतु लगभग 1,535 करोड़ रुपये से 1,140 किलोमीटर के कार्य कराए जाने प्रस्तावित इस प्रकार हैं। अलवर रोहिड़ा से 12 बदकोल सड़क वाया रानी माचड़ी सड़क MDR 151 राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। गुड़ा किशोरी 14 करोड़ 26 लाख 22 किलोमीटर। गुड़ा किशोरी सिद्धका तिवारा श्री नटाटा सड़क स्टेट हाईवे 55 थानागारी 13 किलोमीटर 16 करोड़ 31 लाख रुपए। टहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम सड़क स्टेट हाईवे 25A थानागारी 18 किलोमीटर 8 करोड़ 94 लाख रुपए। MDR 138 से स्टेट हाईवे 14 गोपीपुरा से जसई हरियाणा बॉर्डर तक वाया इलाहेड़ी नांगल उदिया बीनवार चौहान बूंडावर 13 किलोमीटर 9 करोड़ 88 लाख रुपए। कोटकाशीम टबुकड़ा हरियाणा बॉर्डर सड़क स्टेट हाईवे 108 तिजारा 10 किलोमीटर 6 करोड़ 86 लाख रुपए। बांसवाड़ा बटार भैरूजी मंदिर से नारपुरा रोड कानेला MDR 125 डामर सड़क गढ़ी बागीडोरा 13 किलोमीटर 9 करोड़ 49 लाख रुपये। घाटोल गनौर बालोद गढ़ी आनंदपुर गुजरात सीमा तक सड़क घाटोल 18 किलोमीटर 39 करोड़ 75 लाख रुपये। मांडली धमोला बिरोड़ा गड्डी कुशलगढ़ मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क का पुलिया निर्माण 19 करोड़ रुपये। 12 में बामुलिया बदवा जयनगर 12 सड़क MDR 26 अंता 8.16 किलोमीटर 14 करोड़ 54 लाख रुपये। बाड़मेर
गुड़ामालानी रतनपुरा जालोर सड़क स्टेट हाईवे 16B गुड़ामालानी 13 किलोमीटर 19 करोड़ 23 लाख रुपए। शिव पाटोदी वाया फलसूड शेरगढ़ HS 65 बायतू 14 किलोमीटर 4 करोड़ 20 लाख रुपए। बालोदा जसोल सिंगली जागीर 9 किलोमीटर 55 7 करोड़ 20 लाख रुपए। भरतपुर में कुमेर से सौंक सड़क स्टेट हाईवे 44A डींग कुमेर 12 किलोमीटर 17 करोड़ 54 लाख रुपए। गुलपाड़ा अमरोहा जुरहारा सड़क MDR 54 कामा 17.3 किलोमीटर 16 करोड़ 64 लाख रुपए। भीलवाड़ा गुड़ला से मांडलगढ़ रोड वाया गढ़माला जावसिया बड़ौद हमीरगढ़ मंगरोप जीटा बदलियावास बदरूनी मांडलगढ़ 34 किलोमीटर 34.8 18 करोड़ 70 लाख रुपए। बूंदी गेंडोली जालीजी काबराना काली तलाई बोरधामाल कापेन सड़क कैसरा पाटन 17.15 किलोमीटर 34 करोड़ 30 लाख रुपए। चूरू बादरा से सावा MDR तारानगर बादरा 24 किलोमीटर 30 करोड़ रुपए। तारानगर से NH 52 वाया हडियाल MDR 97 तारानगर 26 किलोमीटर 24 करोड़ रुपए। दोसा रोड़ा NH 11A से 12 बदकोल वाया बिशनपुरा निमाली देलारी आवानेरी पुंडरपुरा अलियाबाड़ा माऊखेड़ा भाइयड़ी रेनी माचड़ी MDR 151 बांदीकुई 14.5 किलोमीटर 18 करोड़ 40 लाख रुपए। धौलपुर बाड़ी शेपू खेड़ागढ़ स्टेट हाईवे 42 पर सबर्सिबल पंप ब्रिज धौलपुर 8 करोड़ रुपए। हनुमानगढ़ बठिंडा सूरतगढ़ रेलवे फाटक सेक्शन LC नंबर C85 हनुमानगढ़ सूरतगढ़ सड़क NH 694 पर 4 लेन ROB निर्माण पीलीबंगा 65 करोड़ रुपए। जयपुर पावटा नरेला सड़क से अलवर जिले की सीमा तक वाया मंगलावार प्याऊ बगड़वाला डाणी ढालड़ा उठपुरिया प्रज्ञापुरा एवं प्रज्ञापुरा पाचू डालव से अलवर सीमा तक विराटनगर 25 किलोमीटर 39 करोड़ 43 लाख रुपए। बेरोड से ताला वाया बांछूर नारायणपुरा थांगाजी सड़क जमारामगढ़ 19 किलोमीटर 15 करोड़ 93 लाख रुपए। जालोर सांचौर रानीवाड़ा मंडार रोड SH स्टेट हाईवे 11 सांचौर रानीवाड़ा 40 किलोमीटर 27 करोड़ रुपए। सांचौर बक्कासर वाया भावतरा MDR सांचौर 13 किलोमीटर 6.5 करोड़ रुपए। बीनमाल से शिवाना वाया करोड़ा सांचौर डाबल बिचावरी MDR 17A सांचौर 23 किलोमीटर 23 करोड़ रुपए। जलावाड़ सिंगल लेन से डबल लेन तक चौड़ीकरण और बाकानी भूमाड़ा रायपुर देवलखेड़ा मथानिया उत्सव पिराव रामपुरिया पटापरा की मजबूती ओसाव से MP बॉर्डर सेक्शन तक झालापाटन 30.50 किलोमीटर और 91 करोड़ 50 लाख रुपए। कलमोडिया हरनवाड़ा मनोर थाना राजगढ़ रोड मध्य प्रदेश सीमा तक MDR 176 मनोर थाना 35 किलोमीटर 68 करोड़ 25 लाख रुपए। SL से DL रायपुर आजमपुर डुमलिया मुरारी खेरी चचलाव पोखरी गुणवारी कांवारी भीलवाड़ी उदयपुरिया से झालावाड़ जिला सीमा सड़क झालापाटन डक तक 34.95 किलोमीटर 97.59 करोड़ रुपए। बिसाऊ झुंझुनू में मंडरेला पिलानी लोहारू सड़क MDR 82 पिलानी 24 किलोमीटर 22 करोड़ रुपए। चिड़ावा सुल्ताना कोवला बाटीवाड़ा कैड कांकरिया बागेरी सड़क सराय सड़क MDR सर उदयपुर वाटी 44 किलोमीटर 35 करोड़। दनानी लक्ष्मणगढ़ नवलगढ़ छावरा खरखरा खेतड़ी हरियाणा बॉर्डर तक सड़क नवलगढ़ गुड़ा सेक्शन नवलगढ़ 17 किलोमीटर 22 करोड़ रुपए। जोधपुर जालामंड गुड़ा खाराबेला प्रोहितान सड़क माए जोजरी नदी पर मेजर पुल 14 किलोमीटर 17 करोड़ 63 लाख रुपए। सिराज समन से खेड़ापा वाया चौपड़ा लनेरा उड़गांव ओली रोड बिलाड़ा 17 किलोमीटर 16 करोड़ रुपए। शिव पाटोदी वाया फलसून शेरगढ़ SH 65 शेरगढ़ 14 किलोमीटर 12 करोड़ रुपए। कर्णपुर मंडरायल चंदेलीपुरा सड़क MDR 3A सपोटा
34 किलोमीटर 42 करोड़ 9 लाख रुपए। मंडरायल करौली हिंडौन सड़क स्टेट हाईवे बाई सपोट्रा 18 किलोमीटर 17 करोड़ 83 लाख रुपए। महावीर जी बालघाट मोनपुरा करेरी जोधपुरा खिरखरी कदमकुंडी घाशीराम बाबा का स्थान बैसापट्टी खुर्द बनकपुरा बालाहेड़ी मोड़ से बालाहेड़ी बेर खेड़ा क्रूद मोड़ से स्टेट हाईवे 22 से MDR 223 टोडा भीम हिंडौन 15 किलोमीटर 16 करोड़ 75 लाख रुपए। कोटा पलाई था राजगढ़ कुंदनपुरा सांगोद सड़क MDR 88 पर उच्च स्तरीय पुल माए अप्रोच रोड सांगोद 1 HLB 26 करोड़ 24 लाख रुपए। चेचट अलोद इकलंगीपुरा राजबाड़ा सड़क MDR 110 अलोद जिला सीमातक रामगढ़ मंडी 10.3 किलोमीटर 25 करोड़ रुपए। नागौर सतूर NH 12 से मोंडवा HS 39 वाया बिहारपुर शाहपुरा विजयनगर ब्यावर मेड़ता सिटी मेड़ता खिवसर नागौर 61 किलोमीटर 61 करोड़ 20 लाख रुपए। नागौर बासनी रोड बेराथल 5 लाख सीधा सड़क खिवसर 32 किलोमीटर 25 करोड़ 60 लाख रुपए। खाटू से पाजल सीधा वाया कुचेरा संगवास जोरावरपुरा मुदियार से जोरावरपुरा भाग नागौर 16 किलोमीटर 12 करोड़ 80 लाख रुपए। पाली बिलाड़ा सूरत मावर जंक्शन सूरत 14 किलोमीटर 14 करोड़ रुपए। सदासर समंदर पाली रमेशिया नाडोल देचूरी सड़क पाली सुवेरपुर 18 किलोमीटर 18 करोड़ रुपए। सीकर हासमपुर से अजीतगढ़ वाया हल्तीदे MDR 114 श्रीमाधोपुर 36.4 किलोमीटर 34 करोड़ 75 लाख रुपए। निम्बी जोधा लक्ष्मणगढ़ सड़क MDR 180 लक्ष्मणगढ़ 14 किलोमीटर 12 करोड़ 13 लाख रुपए। चौमू चूरू सड़क HS 37 के अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर सेक्शन 24 किलोमीटर 19 करोड़ 4 लाख रुपए। अंतेला खंडेला गोरिया जिनमाता रावता HS 83 तातारामगढ़ 23.5 किलोमीटर 23 करोड़ 73 लाख रुपए। खुड़ी कुंदन दांदिया सड़क MDR 87 धोद 10 किलोमीटर 11 करोड़ 25 लाख रुपए। टोंक कोटा वाया नगर नैनवा केसरा पाटन सड़क SH 34 का टोंक नगर फोर्ट अनुभाग टोंक देवली उनियारा 32.5 किलोमीटर 28 करोड़ 13 लाख रुपए। उनियारा पलाई दूनी आवा सड़क पलाई नगर सेक्शन SH 34A देवली उनियारा 14 किलोमीटर 16 करोड़ 33 लाख रुपए। उनियारा पलाई दूनी आवा सड़क नगर दूनी सेक्शन SH 34A देवली उनियारा 21.5 किलोमीटर 24 करोड़ 36 लाख रुपए। धोली कंडीला कलमाड़ा नानेर जनवाली गहलोत टोंक सड़क MDR 205 पर उच्च स्तरीय पुल टोंक निवाई 3.5 किलोमीटर 134 टाइपिंग मिस्टेक होगी पता नहीं देख लेंगे। दूदू मालपुरा टोडा खैरड़ा छान सांकना नगर नैनवा केसरा पाटन सड़क HS 37A टोंक 16 किलोमीटर 16.4 17 करोड़ 54 लाख रुपए। जीरना टोडा रायसिंह केकड़ी सड़क SH 116 मालपुरा 10.3 किलोमीटर 13 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 भवरासिया से मोड़ी बाठड़ा अडिंडा कुड़ावड़ उदयपुर से सड़क वल्लभनगर 16 किलोमीटर 14 करोड़ रुपए। राजेल से कल्याणपुर SH 53 कीर की चौकी भिंडर सलुम्बर कल्याणपुर खेरवाड़ा 15 किलोमीटर 14.50 करोड़ रुपए। निवाई टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्शन खोला जाएगा। बांका से चौटन में 33 kV GSS स्थापित किया जाएगा। राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल आर्टिसन तथा विभिन्न हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण बिजनेस एंटरप्राइज से संबंधित स्किल्स उपलब्ध कराने मार्केटिंग लिंकेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन में समूची सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार निर्मित उच्च
मैं वापस पढ़ता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रूरल आर्टिसंस तो विभिन्न हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, बिजनेस इंटरप्राइज संबंधित स्किल्स उपलब्ध कराने, मार्केटिंग लिंकेज रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की बिक्री हेतु ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इनके साथ तथा राज्य में पंजीकृत MSME के उत्पादों की ई बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10 लाख रुपये तक की खरीद बिना कोई टेंडर की जाएगी। बुचारा पावटा जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। अमर सिंह ब्रांच व सिद्धू नहर हनुमानगढ़ के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। जलदा माइनर बागीडोरा बांसवाड़ा का निर्माण कराया जाएगा। कल्याणपुरा लालसोट दौसा में मोरियल नदी पर एनीकट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही खोरापाड़ा लालसोट दौसा में फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा। डूंगरपुर में बिलवड़ा जेठाना सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माई नदी पर एनीकट बनाया जाएगा। साथ ही बारी गामा कैनाल बागीडोरा बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य कराया जाएगा। मेरे द्वारा वर्ष 19-20 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसरदा बांध से दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। परियोजना के स्टेट शेयर के लिए वित्तीय संस्था AFD के माध्यम से ऋण लेने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। यदि AFD से ऋण मिलने में समय लगा तो इस योजना की महत्वता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्टेट फंड से स्टेट शेयर के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए बिना कार्य विलंब कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। फलोदी जोधपुर में बारूद होलिया टेपू टेकरा राणेरी सेहड़ा मुडकिया पेयजल योजना शुरू की जाएगी। ठिकराज दौसा में एक्शन PhD कार्यालय खोला जाएगा। रावतवाड़ा बेगू चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के ईस्ट रेक्टर गेस्ट हाउस की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराया जाएगा। नगरीय विकास स्थानीय निकाय ढोल मेला तालाब 12 के 20 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। सवाईमाधोपुर में टाउन हॉल का निर्माण कराया जाएगा। जोधपुर में बालसमंद नागादड़ी ओवरफ्लो नाला मंडोर से फूलबाग चतरा से बेरा तक नाले की मरम्मत एवं नवीन नाले का निर्माण किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बरसाती नाले व गंदे पानी फतेहपुर सीकर में बरसाती पानी और गंदे नाले की निकासी से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। पर्यटन कला और संस्कृति हमारे द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से वर्तमान में 10,000 वृद्धजनों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। इसका विस्तार करते हुए आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 20,000 पात्र वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनाई गई हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी फ्लाइंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचलन किया जाएगा प्रस्तावित है। उल्का पिंड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर 12 देश के 3 क्रेटरों में से एक है जो कि विश्व भू विरासत है। साथ ही यहाँ पर 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी है। इस स्थल को जीर्णोद्धार एवं अन्य आधारभूत कार्य कराकर इसे जीरो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में आवश्यक पदों का सृजन करते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के अलवर बूंदी बारां चित्तौड़गढ़ भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को डिजिटल संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएंगे। श्री गलताजी तीर्थ जयपुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। साथ ही मनसा माता मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू को शेखावटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। चाकसू जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। बनियारा जैसलमेर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर सेपो बछेड़ी धौलपुर भोपाल के जोधपुर उज्जैन भरतपुर आनंदपुरी बागीडोरा बांसवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर में ACJJM कोर्ट खोला जाएगा। साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कैंप कोर्ट कुचामन सिटी नागौर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 3 संख्या 2 शिविर बेगू चित्तौड़गढ़ को स्थायी किया जाएगा। निवाई टोंक व नगर भरतपुर में अपर जिला
एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हेतु एसीबी द्वारा आमजन को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पिछले 2 वर्षों में एसीबी ने सराहनीय कार्य करते हुए छोटे से लेकर बड़े भ्रष्ट राज सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अक्सर परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई सफल नहीं पाती। इसके लिए एसीबी की ट्रैप कार्रवाइयों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए दृष्टि से 1 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना नियम बनाकर की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महिला थानों, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स एसटीयू एवं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स को एक अम्ब्रेला में लाते हुए वर्तमान में सर्जित डिप्टी एसपी पद को क्रमोन्नत करते हुए एडिशनल एसपी पद के अधीन किया जाएगा। देश के अन्य भागों के साथ साथ प्रदेश में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यथा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी सोसाइटी आदि द्वारा किए गए घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं को अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इन घोटालों से डिपोजिटर्स को कोई नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श कर हमारी सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन किया गया है। एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है एवं सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभी भी केंद्रीय रजिस्ट्रार से स्वीकृत 74 ऐसी सोसाइटी कार्यरत है, जो कि हमारे लिए चिंता का कारण है। भविष्य में ऐसे घोटालों अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अधीन सहकारिता लॉ तथा पुलिस के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए विजिलेंस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इस अथॉरिटी के माध्यम से वर्ष में दो बार इन क्रेडिट सोसाइटियों एवं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करवाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सर्जित सहायक उप निरीक्षक के 6,323 पदों को कांस्टेबल पदों में क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10,000 किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। उनियारा, टोंक व रायथल, बूंदी में नवीन पुलिस चौकी खोली जाएगी। साथ ही बिरानी हनुमानगढ़ पुलिस थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमबद्ध किया जाएगा। बैतुकला, देवी, धोलागढ़, कटुमर, अलवर में पुलिस थाना खोला जाएगा। साथ ही पुलिस चौकी रायसर, जमारामगढ़, जयपुर को पुलिस थाने में क्रमबद्ध किया जाएगा। राजस्व देशनोक, बीकानेर, बोरंदा, बिलाड़ा, गुड़ा, विष्णैया, लूणी, जोधपुर, बाटाडू, बायतू, बाड़मेर, डूंगराना, भादरा, हनुमानगढ़, ताला, जमारामगढ़, जयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे। उप तहसील मंडावा, झुंझुनू, सांजू, डेगाना, नागौर, क्षेत्रावा, लोहावट, जोधपुर व गामड़ी, अहाड़ा, डूंगरपुर को तहसील में क्रमबद्ध किया जाएगा। साथ ही नोखड़ा, गुड़ामालनी, बाड़मेर को तहसील बनाई जाएगी। आबू रोड, शिरोई, मंडावर, दौसा, उच्चैर, नदवई, भरतपुर व पावटा, विराटनगर, जयपुर में उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही जोधपुर उत्तर व जोधपुर दक्षिण उपखंड कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। कार्मिक कल्याण, मैंने कोविड काल में अधिकारियों कर्मचारियों से मिले अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान रखते हुए उनके रेफर किए गए वेतन को रिलीज कर दिया है। अब मैं राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की स्वीकृति जारी करने की घोषणा करता हूँ। यद्यपि प्रदेश में नए संस्थानों, कार्यालय, अन्य इकाइयों के भवन निर्माण हेतु काफ़ी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा पाता। इस हेतु बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड बनाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे जनोपयोगी भवन जिनकी मरम्मत की अति आवश्यकता, उनका सर्वे कराकर इस फंड के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, RRDS, हेडमास्टर, स्कूल, व्याख्याता आदि की
पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा RRDS हेडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी व अधिकारी संगठनों तथा पटवारी, मंत्रालय, कांस्टेबल इत्यादि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुसंधान करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रदेश में EWS आरक्षण की पात्रता का सरलीकरण करते हुए आज की सीमा 8 लाख रुपये वार्षिक की गई थी तथा संपत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया गया था। अब मैं EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीज आदि व रक्षकों कर्मियों द्वारा राजस्व में सेवा दी जा रही है। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया। इसलिए आगामी 1 अप्रैल से इन मानदेय कर्मियों व रक्षकों कर्मियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना वायरस की चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना वायरस कोरोना के मृत्यु पर एक्स के रूप में 50 लाख रुपये राशि देने का प्रावधान है। कोरोना काल के दौरान राशन डीलर वो पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः मैं कोरोना काल के प्रारंभ से ही राशन डीलर व पत्रकारों को भी ऐसी राशि दिए जाने की घोषणा करता हूँ। आबकारी विभाग से संबंधित बकाया मांग व विवादित न्यायिक प्रकरणों में व्यापारियों को राहत देने हेतु 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक आबकारी एमनेस्टी योजना 2021 लाने की घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च 14 तक के बकाया प्रकरणों में शनिवार मूल राशि में आंशिक ब्याज में पूर्ण छूट तथा 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 20 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज पर पूर्ण छूट दी जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित बस व्यवसायों को राहत देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एवं कैरिज स्टेट कैरिज बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क के अधीन सामान्य व्यापारिक माल के परिवहन की अनुमति देने की घोषणा करता हूँ। राज्य सरकार ने कोविड-19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को संबल प्रदान करने हेतु रिक्को के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को अगस्त 20 से दिसंबर 20 तक अनेक रियायतें दी थी। अब मैं इसे आगे बढ़ाते हुए रिक्को एमनेस्टी स्कीम 21 लाने की घोषणा करता हूँ जो 30 जून 21 तक प्रभावी रहेगी। इसमें सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराए की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट, आवंटित भूखंड पर गतिविधि प्रारंभ करने में हुई देरी व धारण प्रवाह में 50% छूट और भूखंड उपविभाजित भूखंड के हस्तांतरण हेतु देय शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।